नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है सिंपल बी एंड बीपीएससी में। आज हम करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन आंसर, जो कि 41वीं बीपीएससी से लेकर 69वीं बीपीएससी के बीच पूछे गए हैं। और इस वीडियो में हम 30 प्रश्न करेंगे। इससे पहले भी हमने ऑलरेडी 4 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, जो कि इंडियन पॉलिटी से संबंधित प्रश्न हैं। इसी चैनल के प्लेलिस्ट इंडियन पॉलिटी बीपीएससी नामक प्लेलिस्ट में वे वीडियोज़ अवेलेबल कर दिए गए हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री भी हमने कवर कर लिया है। मॉडर्न हिस्ट्री बीपीएससी नामक प्लेलिस्ट में इसी चैनल में वो भी अवेलेबल है। आप ज़रूर इन वीडियोज़ को भी देख लें ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। यदि आप 70th बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी टीचर के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये सभी वीडियोज़ जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करें। शुरू करते हैं, देखते हैं प्रश्न। हमारा प्रश्न है, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है। आपके ऑप्शंस हैं, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, सभी के लिए एक कानून, सभी के लिए एक राज्य, सभी के लिए एक राज्य और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, सभी एक के लिए सभी कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए, विधि के समक्ष विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का अर्थ होता है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका विधि का नियम का सामान्य अर्थ है कि कानून के आगे कोई कानून से बड़ा कोई नहीं है और कानून के आगे जो है सभी समान है, और इसीलिए जो है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। भारत के सभी न्यायालय को, संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे दी गई है। देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को जो है ये अधिकार प्राप्त है। मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति जो है उन्हें प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 112 से 115, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 222 से 235, इनमें से कोई नहीं। देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में जो है प्रदान किए गए हैं, और ये जो है यूएसए के संविधान से लिया गया था, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जो है मौलिक अधिकार का प्रावधान लिए गए हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में जो है मौलिक अधिकार दिए गए हैं हमारे संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। ऑप्शन से अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 19 में जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जो कि आपका प्रेस से संबंधित स्वतंत्रता है, उसी में शामिल है। इसी के तहत जो है आप कोई भी भाषण दे सकते हैं, कुछ भी अपना बात रख सकते हैं, या जो है आप सोशल मीडिया में कोई भी चीज़ पोस्ट करते हैं, ये अधिकार भी जो है इसी के तहत हम सभी को मिला हुआ है। तो ये अनुच्छेद 19 के तहत ही जो है ये सभी अधिकार हम लोग को प्राप्त है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन में आप कीजिएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19। और देखिए, अनुच्छेद 20 और 21 जो है कभी भी निलंबित नहीं होता है, आप ये भी याद रखेंगे। आपातकाल के दौरान या किसी भी स्थिति में जो है अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 जो है निलंबित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है। संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार, देश भर में आज़ादी के साथ आने जाने का अधिकार। देखिए, मूल अधिकार नहीं है पूछा गया है आपसे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार जो है अब मूल अधिकार नहीं है। पहले जो है 7 मौलिक अधिकार थे और एक यानी कि संपत्ति का अधिकार को जब हटा दिया गया और इसे जो है अनुच्छेद 31 में था, ये अनुच्छेद 31 में था संपत्ति का अधिकार, और संपत्ति का अधिकार को हटाकर जो है
कानूनी अधिकार बना दिया गया। 300 क में जो है इसे रखा गया है और 44 संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है इसे हटाया गया था मौलिक अधिकार से। और वर्तमान में जो है 6 मौलिक अधिकार है, 6 आपके मौलिक अधिकार, मूलभूत अधिकार रह गए हैं, आप याद रखेंगे। और संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है वर्तमान में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? प्रतिषेध, फरमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए पोस्टमार्टम किसे कहा जाता है ये पूछा गया है, तो ये जो है उत्प्रेषण को कहा जाता है। जैसा कि बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका आंसर जारी किया था और उसी के अनुसार से मैं बता रही हूँ कि उत्प्रेषण जो है पोस्टमार्टम को, उत्प्रेषण को जो है पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। हालांकि देखा जाए अधिकार परीक्षा को भी पोस्टमार्टम कहा जाता है और उत्प्रेषण को भी। इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ई, लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका आंसर जो है सी बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मौलिक अधिकारों के अध्याय में, संविधान के 7वीं अनुसूची में, संविधान की प्रस्तावना में। एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में वर्णित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो है कुछ ऐसे प्रावधान दिए गए हैं जिसके तहत जो है कल्याणकारी राज्य जो है निर्माण हो सकता है, कल्याणकारी राज्य का निर्माण किया जा सकता है। लेकिन सरकार को ये लागू करना अनिवार्य नहीं है। यदि सरकार चाहे तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो प्रावधान है उन्हें लागू कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं करेंगी। वो वर्तमान सरकार पर ही डिपेंड करता है। तो जिस समय में जो सरकार है यदि वो चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। जैसे कि अभी वर्तमान में जो है मोदी जी द्वारा समान सिविल संहिता को जो है लागू करने की बात कही जा रही थी, तो इससे ये भी एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंदर ही आता है, अनुच्छेद 44 में। तो जो सरकार चाहती है उसी के अनुसार से होता है और इसी में जो है कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है। और आयरलैंड से इसे लिया गया है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है और इसे भाग 4 में जो है संविधान में उल्लेखित रखा गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? आपके ऑप्शंस हैं मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और चुनाव आयोग अधिनियम। देखिए पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत से ही किया गया है। अनुच्छेद, यदि आपने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को पढ़ा है तो अनुच्छेद 40 में जो है ये उल्लेखित है पंचायती व्यवस्था। अनुच्छेद 40 में तो जो राज्य इसे चाहता है इस व्यवस्था को अपनाना तो उन्होंने अपनाया है। जैसे कि बिहार में भी जो है पंचायती राज व्यवस्था है और इसमें जो है 50% जो है महिलाओं को आरक्षण दी गई है पंचायती राज व्यवस्था में बिहार में। और अनुच्छेद 40 के तहत जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो है पंचायती राज व्यवस्था, राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? पूर्वोक्त केंद्रीय सरकार के लिए है और उपरोक्त राज्यों के लिए। पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है जबकि उपरोक्त है। नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है ये पूछा गया आपसे। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये जो है नीति निर्देशक सिद्धांत जो है प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार जो है प्रवर्तनीय है। क्योंकि देखिए यदि आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो इसके लिए जो है आप न्यायालय जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है इसके रक्षक है। तो ये जो है प्रवर्तनीय है, लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांत जो है प्रवर्तनीय नहीं है। ये सरकार जब चाहे इसे लागू कर सकते हैं, नहीं चाहे तो लागू नहीं भी करे, इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं
44वें संशोधन द्वारा 43वें संशोधन द्वारा 42वें संशोधन द्वारा 39वें संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया था 42वें संशोधन द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 42वें संशोधन द्वारा। इसके तहत जो है भारत के संविधान में भाग 4 क जोड़ा गया था और अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों को इस प्रकार शामिल किया गया था और 42वें संशोधन के तहत जो है 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, पंचायती राज के सिद्धांत, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। देखिए 42वें संशोधन द्वारा जो है 10 आचार आदेश जो है मौलिक कर्तव्य को बोला जाता है। आचार आदेश का अर्थ होता है मौलिक कर्तव्य और ये जो है 10 आचार आदेश जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के तहत और इसके तहत जो है 10 जोड़े गए थे और इसके बाद जो है 86वें संविधान संशोधन के तहत जो है एक और मौलिक कर्तव्य जुड़ा था और ये जो है अब अभी वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। 10 आचार आदेशों को जो है मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा, छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। देखिए मौलिक कर्तव्य जो है बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा, ये एक मौलिक कर्तव्य है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी और 86 संविधान संशोधन के तहत जो है इसे जोड़ा माफ़ कीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा नहीं होगा क्योंकि ये जो है सरकार द्वारा दिया जाता है और 86 संविधान संशोधन के तहत जो है ये 6 साल से लेकर 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को जो है मुफ्त शिक्षा की अनिवार्य कर दी गई है और इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं होता है, संसद का हिस्सा होता है, संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है, संसद में वोट दे सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राष्ट्रपति जो है लोकसभा और राज्यसभा के साथ मिलकर संसद का निर्माण करते हैं, इसलिए जो है ये संसद का हिस्सा होते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति जो है संसद का हिस्सा होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा, अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, खुला बैट प्रणाली द्वारा। तो देखिए भारत के राष्ट्रपति का जो है चुनाव होता है अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा भी और एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा भी। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, इसमें दोनों ऑप्शन दे दिया गया है, तो इसका जो है एक ही ऑप्शन होना चाहिए था। नेक्स्ट देखते हैं, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है भारत के महाधिवक्ता को, संसद को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, इसमें से कोई नहीं। देखिए अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद उत्पन्न हो गया है तो ऐसी स्थिति में जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को जो है इस विवाद को सौंपा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, संसद द्वारा। देखिए भारत के राष्ट्रपति जो है प्रथम नागरिक होता है देश के और इन्हें जो है हटाया यदि जाता है तो महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाता है। अनुच्छेद 61 में जो है महाभियोग
प्रक्रिया के बारे में बताई गई है अनुच्छेद 61 में। और संसद द्वारा जो है इन्हें पद से हटाया जा सकता है और महाभियोग की प्रक्रिया के थ्रू जो है इन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद द्वारा। नेक्स्ट देखिए, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? भारत का महान्यायवादी, मंत्रिमंडल सचिव, गृह सचिव, वित्त सचिव, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। 63rd बीपीएससी का ये प्रश्न है। देखिए, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मंत्रिमंडल सचिव। करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है भारतीय प्रशासनिक सेवा का पदेन अध्यक्ष होते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो हैं ये प्रमुख होते हैं और नागरिक सेवा के भी ये प्रमुख होते हैं। तो एक उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी जो है ये होते हैं मंत्रिमंडल सचिव। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल, सभी तीनों में। देखिए, केंद्र सरकार के अधिशासी शक्तियों को जो है भारत के राष्ट्रपति में निहित किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति। इसमें जो है सभी शक्ति जो है निहित है केंद्र की। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति में केंद्र की सभी शक्तियाँ जो है निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राय किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? मुख्यमंत्री, लेजिस्लेटिव असेंबली, गवर्नर, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। देखिए, राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है और इसमें जो है ये जो है गवर्नर के सलाह पर लगाया जाता है। किसी भी राज्य में यदि राष्ट्रपति शासन को लागू करना है तो ये जो है गवर्नर से पहले सलाह लिया जाता है। उस राज्य की गवर्नर जो है उनसे सलाह लिया जाता है और यदि कोई स्थिति उत्पन्न हो गई है राज्य में, तब जाकर जो है यदि गवर्नर सलाह देते हैं तब जाकर राष्ट्रपति शासन वहाँ पे लगती है। और कहने के लिए राष्ट्रपति शासन होता है लेकिन सभी शासन जो है राज्यपाल के ही होते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का, देश की किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का। देखिए, भारत के संविधान जो है राष्ट्रपति को क्या क्या अधिकार देती है, ये ऑप्शंस में आपको चूज करना है। क्या नहीं देता है आपसे पूछा गया है इसमें। देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति में जो है इनका योगदान रहता है और राज्यों के मुख्यमंत्री, देखिए ये करेक्ट नहीं होगा। राज्यों के मुख्यमंत्री का जो है इस कार्य को जो है राज्यपाल द्वारा किया जाता है और रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति ही होते हैं। देश के किसी भाग में जो है आपातकालीन स्थिति लागू करने से पहले जो है इनकी सिग्नेचर की आवश्यकता पड़ती है राष्ट्रपति की। तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का जो है अधिकार भारत के राष्ट्रपति को नहीं दिया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्षमादान करे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, आपातकालीन की घोषणा करे, अध्यादेश जारी करे। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। भारत के राष्ट्रपति के पास ये अधिकार नहीं प्राप्त है, वो जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नहीं हटा सकते हैं। क्षमादान करने की उन्हें अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 72 के तहत। आपातकालीन की घोषणा वो करते हैं और अध्यादेश भी जारी करते हैं। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे उत्तर प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, बिहार से, तमिलनाडु से। देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो है हमारे ही राज्य बिहार से थे और ये जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये बिहार से थे।
कौन सा कथन असत्य है? राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देखिए इसमें जो है असत्य पूछा गया है, कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए राष्ट्रपति पद के लिए जो है प्रत्याशी की आयु ये सही है, 35 वर्ष की होनी चाहिए, तभी जाके जो है आप राष्ट्रपति पद के लिए जो है उम्मीदवार होते हैं। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होते हैं, ये करेक्ट है। और उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। देखिए उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है भारत का राष्ट्रपति नहीं करते हैं, तो इसलिए जो है आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है भारत का राष्ट्रपति करता है। ये जो है कथन असत्य है, ये गलत है। इनका जो है एकल मत प्रणाली द्वारा जो है इनका चुनाव होता है और राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों द्वारा जो है इनकी चुनाव होती है। और देखिए भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये भी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष। राज्यसभा के सभापति कौन है? तो देखिए राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का ये जो है अध्यक्ष होते हैं, यानी कि सभापति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट आंसर इसका उपराष्ट्रपति हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है राज्य सरकार का, केंद्रीय सरकार का, राज्य तथा केंद्रीय सरकार दोनों का, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए प्रधानमंत्री का पूछा गया है, तो प्रधानमंत्री जो है ये सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय सरकार का प्रमुख होते हैं और इन्हें जो है राज्य में जो है मुख्यमंत्री प्रमुख होते हैं, और इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्रीय सरकार का जो है प्रधानमंत्री प्रमुख होते हैं। और ये इसके तहत जो है नेक्स्ट देखते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति, केवल लोकसभा के प्रति। देखिए संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री जो है उत्तरदायी होते हैं केवल लोकसभा के प्रति। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और अनुच्छेद जो है 75(3) के अनुसार से जो है ये कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, अध्यक्ष स्पीकर के प्रति, संसद के प्रति। तो देखिए मंत्रिपरिषद जो है उत्तरदायी होती है, हमने अभी भी बताया आपके लोकसभा के प्रति ये उत्तरदायी होती है। तो इसमें जो है स्पीकर के प्रति दे दिया गया है, तो हो सकता है इसका जो है करेक्ट आंसर यही बनेगा। इसमें ये तीनों ऑप्शन गलत हैं और इसका जो है ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, अध्यक्ष के प्रति इस ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है। कार्यपालिका किसके अधीन रहकर जो है कार्य करती है? आपके ऑप्शन है न्यायपालिका, विधायिका, चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विधायिका। विधायिका के अंदर जो है कार्यपालिका अधीन रहकर कार्य करती है। नेक्स्ट देखते हैं। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि भारत में जो है संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें इस संसदीय शासन व्यवस्था में जो है कार्यपालिका विधायिका के द्वारा नियंत्रित होती है तथा राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही नहीं होता है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति,
लोकसभा, राज्यसभा, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री जो हैं लोकसभा के प्रति जवाबदेह हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम फिर से 30 प्रश्न लेकर आएंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करिए, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।